चाय कहानी का शीर्षक प्रारंभ में बताया जाता है। मैं चाहती हूँ कि श्रोता स्वयं अंदाज लगाएं कि इस कहानी का शीर्षक उपयुक्त है या नहीं, जब मैं कहानी के बाद उसको बताऊं तो। सुबह की चाय का प्याला थमाते हुए जयंती ने बड़ी सहजता से प्रतीक से कहा, प्रतीक, अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। प्रतीक अखबार पढ़ रहा था, पढ़ता रहा। बिना नज़र उठाए उसने भी उतनी ही सहजता से पूछा, माँ के साथ न रह पाने का मतलब तो सीधा है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही प्रतीक ने माँ का मकान बेच डाला था। कई वर्ष तक वह मकान माँ और बाबूजी की सिर्फ कल्पनाओं और सपनों में घूमता रहा। फिर उन दोनों की कड़ी मेहनत और बचत की बुनियाद पर उसने खड़ा होना शुरू किया और बनते बनते तक वह उनका गर्व और मान सम्मान बन गया। बाबूजी गुजरे तो माँ को मकान से और ज़्यादा जोड़ गए। पहले तो प्रतीक को भी मकान से बहुत लगाव था। हमारा घर कहता वह थकता नहीं था। लेकिन जब जयंती ने आकर उस घर में स्टेटस ढूंढना शुरू किया, तब प्रतीक को भी अंतर्बोध हुआ कि वह घर और कुछ भी नहीं, मात्र बाबूजी की अदूरदर्शिता और नासमझी का परिणाम था। बेचारी माँ भी जयंती की इस खोज से परेशान हो जाती और गुपचुप बाबूजी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर पूछा करती, सब कुछ तो दे गए, फिर स्टेटस लाना क्यों भूल गए। जयंती ने घोषणा कर दी कि स्टेटस नहीं तो घर नहीं। सोते जागते जिस मकान के बन जाने के सपने माँ और बाबूजी ने देखे थे, उसी के बिक जाने के सपने जयंती और प्रतीक को रात दिन आने लगे। जयंती जो ठान लेती है उसे पूरा करने में सीमाओं और मर्यादाओं को लांघने का संकोच उसे नहीं रहता। वैसे भी मकान कोई ऐसी छोटी चीज तो थी नहीं कि माँ उसे सबकी नजरों से छिपा कर रख लेती। रही कुछ कागजों पर उनके हस्ताक्षर की बात, जयंती ने उसे चुटकियों का खेल माना। इस खेल में उसे अपनी कलाकारी और कुशलता पर पूरा विश्वास था। मकान में जगह बहुत थी, पूरे घर में माँ का स्वामित्व था, मोहल्ले भर में उनकी साख थी। घर बनाने में बचा लोहा लक्कड़, बाबूजी की किताबें, माँ की शादी में आई बड़ी बड़ी तस्वीरें, बर्तन बर्नियाँ, कनस्तर, रजाई, बिस्तर, उपयोगी अनुपयोगी जो भी सामान था, उस पर माँ और बाबूजी की छाप थी। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, माँ फटाक से निकाल कर ले आती और उससे जुड़ा कोई किस्सा ज़रूर सुनाती। ये मेरी शादी पर मिला, ये तेरे बाबूजी को मेरी माँ ने दिया, ये तेरे बाबूजी ने मुझे लेकर दिया, ये प्रतीक पैदा हुआ तो खरीदा, ये चलने लगा तो लेकर आए। पूरा बखान करने के बाद अंत में कहती, सब कुछ जुटा कर गए तेरे बाबूजी, कहते थे तुझे किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। जयंती के लिए तो माँ, उनका सामान, सभी कुछ अनावश्यक था। कुर्सी, मेज, पलंग, बर्तन, बिस्तर, और केवल प्रतीक को छोड़कर उनसे जुड़े सारे रिश्तेदार, कुछ भी तो स्टेटस के अनुकूल नहीं था। सहूलियत ये हो गई कि जिससे मकान का सौदा हुआ, उसने ही सारे माल असबाब को कबाड़ की तरह आंक कर उसका पैसा जयंती को पकड़ाकर उस पर ही आसान कर दिया। जयंती को उस समय पैसे से ज्यादा पुराने सामान को ठिकाने लगाने की जल्दी थी। मकान छोड़ते वक्त भारी मन से जब माँ अपनी निगरानी में सारा सामान बंधवाने में लगी, तो जयंती माँ की मदद को आगे आ गई। उनके कपड़े, किताबें, बाबूजी के फोटो, कुछ और छोटी मोटी भूली बिसरी यादें बैग में ठूंसकर बड़े प्यार से माँ को लेकर वह कार की ओर बढ़ी। प्रतीक ने हाथ पकड़कर माँ को बिठाया। माँ ने कहा, सारा सामान। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा के स्टाइल में जयंती ने आपका सामान कहकर कार का हार्न तेज बजा दिया और गाड़ी दौड़ा ली। माँ ने कई दिन तक फ्लैट के आगे सामान से लदे किसी ट्रक की प्रतीक्षा की और फिर चिंताग्रस्त होकर कुछ और झुर्रियां अपने चेहरे पर बना डाली। नए फ्लैट में आंगन, बरामदा, खुली छत जैसा कुछ भी नहीं था और कमरे तो सीमित थे ही। ड्राइंग रूम हर समय इस्तेमाल के लिए नहीं होता। प्रतीक और जयंती को एक बेडरूम चाहिए, एक ऑफिस नुमा कमरा अकेले प्रतीक को चाहिए। पोको को कमरा न मिला तो सारे घर में धमाल मचाएगा। फिर भी बेचारे निरीह पोको को खाली कमरा नहीं दिया जा सका। घर का बचा खुचा सामान उसके कमरे के कोने में जुटाना ही पड़ा। अब माँ का ठिकाना। प्रतीक और जयंती दोनों असमंजस में थे। ले देकर एक पोको का कमरा, वहां रहना कैसे भी संभव नहीं था। पोको तो पहले ही नई जगह पर आकर बहुत परेशान था। अब तो बिना किसी व्यवधान के सलीके से रहने की आदत उसमें डालनी पड़ेगी, नहीं तो गली के कुत्ते और पोको में क्या अंतर रह जाएगा। नए सिरे से उसका बेड, उसके बर्तन, खिलौने, उसकी ज़रूरत का एक एक सामान इस तरह जमाना होगा कि उसकी उछल कूद के लिए भी भरपूर जगह बनी रहे। पोको जितना अनुशासित है, माँ उतनी ही अनुशासित नहीं है। माँ पोको के साथ रहे, जयंती को यह स्वीकार नहीं है। अब साथ से घिरा प्रतीक कुर्सी पर गिर पड़ा। फ्लैट खरीदते में ये तो सोचा ही नहीं गया कि माँ का ठिकाना कहाँ बनेगा।
जयंती छोटी छोटी बातों से घबराने वाली नहीं है। वह सुघड़ समझदार पत्नी है। उसके सौंदर्य बोध, कलात्मकता, कदम कदम पर स्टेटस सिंबल का ज्ञान, इस सब का तो प्रतीक भी कायल है। घर की बड़ी वाली बालकनी को कांच और पर्दों से ढकवाकर कमरे का रूप दे दिया गया। उस टुकड़ा भर जगह में इतने बड़े घर की स्वामिनी माँ कैसे समा गई, ये अलग ही शोध का विषय है। नए फ्लैट में जयंती का सब कुछ अपना था। उसका फ्लैट, उसका पति, उसका पोको, उसका सोफा, उसका बेड, उसकी रसोई, अब हर चीज पर जयंती के नाम की मोहर। एक माँ ही जयंती की नहीं थी। माँ भी कमाल थी। अपने आप में ही अकेली सिमट कर बैठ गई। उनका दुख, तकलीफ, भूख, प्यास, हंसना, बोलना, रोना, रूठना, सभी कुछ एक छोटी सी बालकनी तक सीमित हो गया। सुबह से रात तक किसी को माँ की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज तो जयंती ने दिन निकलने के साथ ही माँ का नाम लिया। दोबारा उनका प्रसंग चलाकर बोली, मजाक मत समझना प्रतीक, मैं बता चुकी, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। अब प्रतीक झुंझलाया। न रह पाने का कारण? जयंती को प्रश्न अच्छे नहीं लगते, वह आपा खो देती है। सब प्रयास आज संयत है। आहिस्ता से बोली, यह कारण क्या कम है कि मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं है? तुम्हें तो मेरे हरे रंग की साड़ी पसंद नहीं है। मैंने तुमसे पूछा कि क्यों पसंद नहीं है? प्रतीक खींच गया। मेरी माँ और तुम्हारी साड़ी? जयंती तपाक से बोली, छोड़ो, साड़ी की बात छोड़ो। तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें मेरे पोको से एलर्जी है तो मुझे तुम्हारी माँ से एलर्जी है। प्रतीक आदर्श पति है। विरोध करना और गुस्सा करना उसके स्वभाव में नहीं है, लेकिन आज उसे गुस्सा आ गया। एक जानवर से माँ की तुलना? जयंती तिल मिला उठी। प्रतीक को धक्का देते हुए उसने धिक्कारा, जानवर? कौन जानवर? पोको ही मायके से लाया हुआ जयंती का एकमात्र स्त्रीधन था, जिसे वह मेरा बच्चा, मेरी जान कहकर बुलाया करती है। वही जो सबके सामने उसके मायके की हैसियत को बनाकर रखता है। आज उसी पोको को जानवर कहकर प्रतीक ने जयंती और पोको दोनों का अपमान कर डाला। जयंती माँ को पसंद नहीं करती, प्रतीक जयंती को पसंद करता है, इसीलिए उसी की पसंद नापसंद से चला करता है। जयंती कमर कस चुकी है। आज जो करने का बीड़ा उसने उठाया है, उसे परिणाम तक लेकर आना ही है। इस समय गुस्सा नहीं, ऐसी दलीलें चाहिए जो कि प्रतीक के मानस को छू सके। दूसरों को बदलकर अपने अनुसार चलाने में जयंती को बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जयंती के आदेशों के सामने सदैव नतमस्तक माँ कभी कभी झुक नहीं पाती। ऐसा लगता है अशिष्ट हो जाती हैं। उनकी निश्चेष्ट शांत देह में आकांक्षाएं जाग उठती हैं। तब उनका हंसना, रोना, गाना गुनगुनाना, उठना बैठना, खाना पीना हदों से बाहर चला आता है। वे बेहिचक जयंती के बनाए अभेद्य दुर्ग में सेंध लगा देती हैं। कभी किसी पत्रिका का आकर्षक मुखपृष्ठ, तो कभी पोको के साथ लुका छिपाई का खेल, तो कभी डाइनिंग टेबल पर पड़ी मुंह चिराती चमचमाती कटलरी, तो कभी जयंती की मित्र मंडली की लुभावनी साज सज्जा माँ को इतना मुग्ध कर देती है कि जयंती के बनाए सारे नियम ढीले पड़ जाते हैं। वह तनाव में आ जाती है और तब पूरा घर भी उस तनाव की चपेट में आता है। जयंती का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वह कुछ देर इंतजार करेगी कि प्रतीक उसकी परेशानी का खुद कोई हल ढूंढ कर दे, नहीं तो उसकी जेब में पड़ा रेडीमेड समाधान बाहर आने को तैयार है। प्रतीक ने चुप्पी को तोड़ा। आखिर माँ से तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी? परेशानी ही परेशानी है। याद है अपना जन्मदिन? जयंती ने प्रतीक की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उस दिन हैप्पी बर्थडे की आवाज़ लाख चाहने पर भी ड्राइंग रूम से निकलकर पर्दे और कांच को बेधकर बेधड़क माँ के कानों तक क्या पहुंची कि माँ ने तो जयंती की हिदायतों की धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। पहली बार प्रतीक को माँ की जिंदगी से भी ज्यादा बदरंग उनकी साड़ी लगी। चेहरे की झुर्रियों से ज्यादा सलवटें उनके कपड़ों पर दिखाई दी। एक मैले रुमाल से कभी नाक, कभी आंख, तो कभी मुंह की लार पोंछती माँ भी सबके बीच में ही डटी रही। पहली बार प्रतीक को लगा कि उसके मित्र, उसके साथी माँ पर कम उस पर ज्यादा हंस रहे हैं। बेचारी जयंती का तो उस दिन बुरा हाल हुआ। अगर उस दिन की तनातनी में जयंती को कोई नुकसान पहुंच जाता तो? प्रतीक कांप गया। जयंती प्रतीक के मनोभावों को पढ़ने में माहिर है। वह उसे एहसास कराना चाहती है कि उम्र के जिस पड़ाव पर माँ खड़ी हैं, वहां से उन्हें अपने अनुकूल ढालना अब आसान नहीं है, और जो जयंती के हिसाब से ढल नहीं पाता उसे जयंती मान नहीं दे सकती। जयंती को स्वयं कुछ सीखना नहीं है, उसे तो औरों को सिखाना है। प्रतीक जयंती को बहुत मानता है, इसलिए सीखता रहता है। पोको को तो जयंती के इशारों की भाषा भी समझ में आती है, लेकिन माँ, वैसे उनको सीखने सिखाने की नौबत ही नहीं आती। उससे पहले ही उनकी गंध मात्र से जयंती का सिर चकराने लगता है। जयंती तो माँ को देखना नहीं चाहती। जब भी देखती है उनकी झुर्रियों में उसका दिमाग उलझ जाता है। आखिर इतना बूढ़ा होकर जीने का लाभ ही क्या है? अचानक जयंती का ध्यान माँ की ओर चला गया।
घर की कसी हुई बुनावट में वे एक थेगली की तरह लगती हैं। मन हुआ प्रतीक का चेहरा घुमाकर पूछे, क्या है तुम्हारी माँ में जो पसंद किया जा सके। जयंती ने कनखियों से देखा। प्रतीक भी माँ को ही देख रहा था। घर में उठे तूफान से अनभिज्ञ माँ अपना बिस्तर सहेजती हुई कुछ गुनगुना रही थी। कोई लोकगीत, कोई चौपाई, कोई भूला बिसरा फिल्मी गीत भी हो सकता है। इतनी दूर से भी माँ के अशक्त हाथों पर उभरती मोटी नसें, उनके सन जैसे सफ़ेद बाल, उनका निस्तेज चेहरा दिखाई दे रहा था। माँ तो बहुत सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी, अचानक इतना बदल गई। एक भव्यता आज भी उनके चेहरे पर है, किंतु जयंती के मायिक और मायावी संसार में उस सब की कोई कीमत नहीं है। जयंती नहीं चाहती कि प्रतीक के दिल में माँ के लिए कोई ऐसी भावना जागे कि उसकी सोच जयंती की सोच से उलट दिशा पकड़ ले। उसने ध्यान बटाया। मैं पोको का इंतजाम करूंगी, तुम माँ के बारे में सोचो। प्रतीक क्या सोचे। कभी माँ उसका आधार थी, संबल थी। वह माँ की आंखों से देखता, माँ की समझ से समझता, तब माँ का आंचल पकड़ते ही उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती। आज तो माँ ही उसकी मुश्किल है। उन्हें देखकर कोई भी हल नहीं निकलने वाला। प्रतीक ने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार कब उसने माँ के पास बैठकर उनसे बातचीत की थी, उनका हालचाल पूछा था। मकान से फ्लैट में आते हुए प्रतीक ने माँ को हाथ पकड़कर संभाला था, उनसे इधर उधर की कुछ गपशप की थी। तब से आज तक माँ के किसी भी दुख तकलीफ से उसका वास्ता नहीं रहा। प्रतीक की तंद्रा टूटी। पोको के छिपटाए हुए जयंती सामने खड़ी थी। वह प्रतीक को माँ के बारे में ज्यादा नहीं सोचने देती। आज जयंती उसका संबल, उसकी आवश्यकता, उसके सामाजिक आर्थिक स्टेटस का मजबूत स्तंभ है। हाँ, पोको से प्रतीक को एलर्जी है। पोको ने उसे नए मित्र दिलवाए। दोस्तों के बीच में भी जब कभी बौद्धिक चर्चा का अकाल पड़ा है, पोको ने उनके महत्व को बनाकर रखा है। पोको के खेल, पोको की समझदारी, सलीके और अनुशासन पर जयंती कितना भी बोल सकती है, लेकिन आज उसी पोको को जयंती सिर्फ उसकी जरा सी एलर्जी की खातिर छोड़ने को तैयार हो गई। प्रतीक कृतज्ञ हो उठा। शब्दों को मनहार की चाशनी में लपेटकर तभी जयंती ने कहा, हम कौन सा माँ के दायित्व से पीछे हट रहे हैं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन। एक अनाड़ी की तरह प्रतीक बोल उठा, माँ कहाँ जाएंगी, माँ का ठिकाना तो हमने छीन लिया। जयंती ने ठिकाना शब्द को लपक लिया। माँ को ठिकाना मिलेगा और अपने जैसों के बीच में मिलेगा। देखा नहीं, अकेली पड़ी कितनी बोर हो जाती हैं। जयंती ने कुछ कागज निकाले, उन पर पेन घुमाते हुए बड़ी प्यार से बोली, माँ बहुत अकेली पड़ गई, उनको भी अपने जैसों का साथ चाहिए। देखना, चुटकियों में उनका टाइम बीत जाया करेगा। हमेशा से घर के निर्णय जयंती लेती है। प्रतीक ने फिर भी पूछ ही डाला, यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है? इसमें गलत क्या है? मैंने तो पहले ही माँ के लिए बेस्ट सोचा है। साफ सुथरी जगह, अनुकूल खान पान, मनोरंजन के लिए टीवी, गपशप के लिए अपने जैसी साथिनें और देखभाल के लिए अटेंडेंट। नजरें चुराते हुए जयंती ने बात पूरी की, इतना तो तुम भी माँ के लिए कभी नहीं कर पाए। माँ के लिए और कितना समय बर्बाद किया जाता? समर्पण से पहले प्रतीक ने पूछा, और पोको? नुक्कड़ वाली कोठी के गुप्ता जी कई बार कह चुके हैं, पोको उनके पास खुश रहेगा। कहते हुए जयंती का गला रुंध गया। माँ का सामान सिमटने लगा। उनकी गृहस्थी थी ही कितनी। उनके कपड़े, कंघा, तेल, कुछ दवाएं, कुछ फोटो, कुछ किताबें, धरोहर के रूप में बाबूजी के हाथ के लिखे पीले पड़े मुड़े तुड़े कुछ कागज, जिन्हें माँ जब मन करता खोलकर पढ़ लेती, उन पर हाथ फेर लेती। जयंती ने पोको की पेडिग्री, उसके ब्रश, साबुन, शैम्पू, सर्दी गर्मी की पोशाकें, रंग बिरंगे खिलौने, मार दुनिया का सामान भीखी आंखों से एक बैग में समेटा। जब तक माँ की आंखों में तैरते प्रश्न उनके होठों पर आते, उनकी गृहस्थी तो सिमट भी गई। अकेले उनका सामान ही नहीं, सामान तो पोको का भी बंध रहा है। यही सोचकर माँ किसी लंबी यात्रा की खुशी में चुप लगा गई। घर में उत्सव का सा माहौल बन गया। आज माँ नई साड़ी पहने थी। अपने बच्चों के साथ जाने के उत्साह में माँ ने किसी से भी कुछ नहीं पूछा। प्रतीक ने उनका हाथ पकड़ा और वह किसी मासूम बच्चे की तरह चहक उठी। बाबूजी के मकान से फ्लैट में शिफ्ट करते वक्त भी प्रतीक ने माँ का हाथ इस तरह ही थामा था। आज फिर प्रतीक ने माँ को संभालकर घर की सीढ़ियों से नीचे उतारा। बेटे का स्पर्श पाकर माँ को कुछ पूछने की जरूरत नहीं रही, बस आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। कार में आगे की सीट पर बैठने के साथ ही माँ कांप गई। अपने बेटे के साथ आगे बैठने का अधिकार तो उन्हें कभी मिला ही नहीं। ये जगह तो जयंती या पोको की रही। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। जयंती ने उनकी पीठ थपथपा दी। माँ की सारी पीठ से अनबोले आशीर्वचनों के फूल उगाए। अपने क्षीण हाथों से प्रतीक की पीठ सहलाते हुए माँ ने कहा, तेरे बाबूजी भी साथ में होते। माँ कुछ देर खिड़की से बाहर देखती रही। एक दो बार पूछा भी कि कहाँ जाना है, कब तक लौटना है। प्रतीक कुछ नहीं बोला।
थोड़ी देर में अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने बेटे को सौंपकर वह सीट पर बैठे हुए ही सो गई। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही प्रतीक का मन भी रफ्तार पकड़ रहा था। माँ को छोड़ने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गुस्सा करेंगी? माँ को गुस्सा करते तो प्रतीक ने कभी देखा नहीं। गुस्सा तो बाबूजी करते हैं या जयंती करती। माँ तो गुस्सा हमेशा झेलती रही। अगर कार से ना उतरी तो? प्रतीक के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलकी और विलुप्त हो गई। उसने रियर व्यू मिरर में से पीछे बैठी जयंती को देखा। पोको को चिपटाए हुए किसी मंत्र का जाप करने में व्यस्त थी। निश्चित ही माँ को ठिकाने पर निर्विघ्न पहुंचा देने के लिए जाप किया जा रहा होगा। प्रतीक ने अपने मन को समझाया, माँ तो जिद करती ही नहीं, अड़ियलपन उनके स्वभाव में नहीं है, जिद की कभी करती नहीं। अब उससे भी कहीं ज़्यादा हठी तो जयंती है। वो तो जो कुछ करने का ठान लेती है उसे पूरा करके ही सांस लेती है। आज जयंती ऐसी स्थिति का मुकाबला भी बहादुरी से ही कर लेगी। प्रतीक को जयंती की चिंता सताने लगी। पोको को छोड़कर जयंती कहीं नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई तो? प्रतीक जयंती को तकलीफ में नहीं देख सकता। वह सिहर उठा। प्रतीक के विचारों का आज अंत नहीं है। उसे जयंती की बिगड़ती मनस्थिति की भारी चिंता है। माना माँ जिद नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, लेकिन अपना घर छूटा तो माँ टूटी। अपनी टूटन और बिखराव को लेकर फ्लैट में आ गई। एक छोटे से घर में अपना ठिकाना बना लिया। आज जयंती ने माँ का वो छोटा सा टुकड़ा भी छीन लिया। छोटे पौधे को उखाड़कर कहीं रोपा जा सकता है। माँ तो बरगद है, अब जड़ से उखड़ी तो कहाँ जम पाएंगी। अब उस फ्लैट से भी निकलेंगी तो क्या माँ की भावना इतनी ही चुक गई हैं? कहीं मोह माया से वो तो बंधी हुई है ना। एक झटके में उस बंधन को और अपनी मोह माया को कैसे खत्म कर पाएंगी? निश्चित ही आज उन्हें संभालना मुश्किल होगा। वह गुस्सा करेंगी, रोएंगी, अपशब्द कहेंगी, बाबूजी को याद करके विलाप करेंगी, बाहां पकड़कर छोड़ने का नाम नहीं लेंगी। यह सोचते सोचते माँ का ठिकाना आ गया। प्रतीक ने कार को ब्रेक दिया, साथ ही उसका दिमाग भी एकदम कुंद हो गया। कार के झटके से माँ की नींद भी खुल गई। उतरने के लिए उन्होंने प्रतीक का सहारा लेना चाहा। जयंती ने पीछे से उतरकर माँ को पकड़कर प्रतीक को एक किनारे कर दिया। आगे की परिस्थिति से लड़ने के लिए जयंती का ही मोर्चाबंदी करना जरूरी था। माँ उतरी, सामने लगा वृद्धाश्रम का बोर्ड पढ़ा, बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा ये क्या किया? कहकर चुप रह गई। वह कुछ देर अवाक खड़ी रही, फिर गेट के अंदर जाकर लॉन में बनी एक पटिया पर बैठ गई। पोको ने माँ के चरणों पर अपना सिर जमा लिया। पीली पड़ी माँ पत्ते सी कांप रही थी। जयंती को खटका हुआ कि माँ की ऐसी सूरत कहीं प्रतीक को कमजोर न कर दे। उसने पास खड़ी सहायिका को इशारा किया और वो बड़े प्यार से माँ को ले जाने को सामने आई। प्रतीक पैर छूने को बढ़ा। माँ ठिठकी। उनका हाथ यंत्रवत प्रतीक के सिर पर फिरा, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। एक अकेला पोको माँ के पीछे भागा। आवाज निकालकर वह रोने लगा। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिना देखे बिना मिले वे आगे बढ़ गई। जिस कटु और असह्य परिस्थिति का सामना करने से प्रतीक बच रहा था, माँ ने उसे उस सब से मुक्ति दे दी। पोको बहुत बेचैन रहा, रोता ही रहा, बार बार छूटकर माँ के पीछे भागने की कोशिश करता रहा। वापस लौटते हुए जब जयंती पोको को गुप्ता जी को सौंपने लगी तो उसकी जरा सी एलर्जी की खातिर पोको की जयंती के इतने बड़े त्याग ने प्रतीक को अभिभूत कर दिया। पोको ने बहुत बवाल मचाया। वह वृद्धाश्रम से लौटने के बाद से ही बेचैन था और भी बेचैन हो गया। उसने इतना शोर मचाया कि जयंती रो पड़ी और निढाल होकर कार की सीट पर पड़ गई। जयंती का रोना रुक नहीं रहा था। कहने को ये वक्त जयंती के रोने का तो था ही नहीं, गर्व करने का था। आज उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा कर लिया था। पोको को छोड़ने के बाद से ही जयंती सुबकती जा रही थी। सुबकते हुए ही बोली, प्रतीक, माँ से ज्यादा तो पोको ने हमारी भावनाओं का मान रखा। देखा हमारे लिए कितना बेचैन था। और तुम्हारी माँ, अपनों को मुड़कर एक बार देखने का मन भी नहीं हुआ उनका। प्रतीक भी इस सत्य को नकार नहीं सका। घर का ताला खोलते हुए जयंती का ध्यान बाहर लगी नेम प्लेट पर चला गया। थोड़ी धूल जमा थी, उसे पोंछा। लिखा था, जयंती प्रतीक मेड फॉर ईच अदर। धूल हटाकर जयंती प्रतीक से लिपट गई और फिर अपनी सामान्य दिनचर्या में जुट गई। प्रतीक पहले ही लेट हो चुका था, सीधे अपने ऑफिस की ओर भागा। कहानी के अंत में सिर्फ इतना ही कि मैं यही समझ पाई हूँ कि स्थान परिवर्तन से अधिक अच्छा शीर्षक मेरी दृष्टि में कोई नहीं है।